जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए, यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन क्लास आज होने वाली है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि आज का हमारा एक बेहतरीन टॉपिक है। टॉपिक होगा स्किनर। स्किनर वो मनोवैज्ञानिक हैं जो आपके सिलेबस में अलग से दिए गए हैं। तो यहाँ से आज की क्लास होगी बहुत ही बेहतरीन। स्किनर से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वह हम आज चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी क्लास को देखना। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे ताकि कम समय में पूरी क्लास को समाप्त भी किया जा सके। नोट करिए, पहला प्रश्न आ गया है आपके सामने। पूछा जा रहा है पहले प्रश्न में, स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रियात्मक अनुबंधन, अंतर्दृष्टि, प्रयत्न एवं त्रुटि। हम आपको देखिए थॉर्नडाइक, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की सभी को बारी बारी से करा रहे हैं। तो तैयार रहिए, हर दिन आपके लिए एक बेहतरीन क्लास हो रही है यूपी टेट के लिए। ठीक ना। अगर बात की जाए स्किनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं, तो नोट करिएगा, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे स्किनर। अगर बात किया जाए शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिए थे हमारे पावलोव ने। ये भी आप नोट कर लेंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे ये पूछा जाए तो नोट करिएगा, ये सिद्धांत देने वाले थे कोहलर साहब। ठीक है। प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, तो इसको भी नोट करिए, थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। तो ये चारों सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है। चलिए, तो ये रहा पहला प्रश्न। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए, स्किनर ने किस प्राणी पर प्रयोग किया? कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। आपको बताना है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था। तो आप सब नोट करेंगे। देखिए, कुत्ते पर किसने प्रयोग किया, तो कुत्ते पर पावलोव ने प्रयोग किया था। ठीक है। बिल्ली पर किसने किया था, तो बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया? थॉर्नडाइक ने। चूहे पर जो किए थे स्किनर साहब ने किया था। चूहे पर, इसको नोट करिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बंदर पर किसने प्रयोग किया, तो कोहलर ने कहा किया था। ठीक है। इसी बंदर को कहीं कहीं किताबों में चिंपैंजी लिखा रहता है, कहीं कहीं पर वन मानुस लिखा रहता है, ये जानते रहिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि इस बंदर का नाम क्या है, तो नोट करिए, इस बंदर का जो नाम है सुल्तान है। इसको नोट कर लेंगे। ठीक। तो चलिए, यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर नोट करिएगा, स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पर। तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक करिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ फ्री में तैयारी करने के लिए। ठीक है। चलिए, कह रहा है कि स्किनर बॉक्स किससे संबंधित है? स्मृति से, अधिगम से, व्यक्तित्व से या बुद्धि से? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, स्किनर बॉक्स किससे संबंधित है, तो बिल्कुल सही। स्किनर बॉक्स जो था ये बुद्धि से संबंधित नहीं था और स्मृति से भी नहीं था। तो किससे था? अधिगम से होगा, यानी लर्निंग से होगा। नोट करिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। क्रियात्मक अनुबंधन में क्या महत्वपूर्ण है? उद्दीपन है, प्रतिक्रिया के परिणाम है, अनुकरण है या अंतर्दृष्टि है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सारे मनोवैज्ञानिक जो हम आपको बता रहे हैं, आप एक बार अपना सिलेबस देखिए। ठीक है। सिलेबस में सारे के सारे मनोवैज्ञानिक आपको मिल जाएंगे, अलग से दिए गए हैं सीखने के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है। तो चलिए बात करेंगे प्रश्न का। अगर सिलेबस आपके पास नहीं है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको सिलेबस भी मिलेगा। ठीक। तो बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। क्रियात्मक अनुबंधन में क्या महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण होगा प्रतिक्रिया के प्रभाव, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुनर्वलन क्या है? रेनफोर्समेंट क्या है, आपको बताना है। दंड देना, व्यवहार को मजबूत करना, भूलना, अनुकरण। चलिए, पुनर्बलन क्या है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल देखिए, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर बात करें पुनर्वलन क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए अनुकरण नहीं है पुनर्वलन, ना ही भूलना ना ही दंड देना। ठीक है।
तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, व्यवहार को मजबूत करना। नोट करिएगा, पुनर्बलन का जो मतलब होगा वह हो जाएगा व्यवहार को मजबूत करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है। सकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है बताइएगा। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का अर्थ क्या होता है। दंड देना होगा, सुखद परिणाम देना, व्यवहार समाप्त करना या अनुकरण। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए तो सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, सकारात्मक पुनर्बलन का जो अर्थ होता है वह नोट करेंगे, क्या होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर सुखद परिणाम देना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको सारी क्लासेज डेली प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ क्या है। ठीक, देखिए, दंड देना, अप्रिय स्थिति हटाना, अनुकरण या भूलना। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, बिल्कुल, हम आपको हिंदी व्याकरण का भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, आप एक बार विजिट करिए, देखेंगे। ठीक, तैयारी हर तरीके से कराई जाएगी, एकदम निःशुल्क कराई जा रही है, जिस प्रकार से हमने आपको सीटेट की तैयारी कराई थी। ठीक है, अगर बात किया जाए नकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ होता है, तो नोट करिएगा यहाँ पर अप्रिय स्थिति हटाना, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, दंड का उद्देश्य क्या है, अगर आपसे ये कहा जाए तो उत्तर क्या बताएंगे। व्यवहार बढ़ाना होगा, व्यवहार घटाना होगा, अनुकरण होगा या सीखना होगा। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर क्या होगा, एक बार कमेंट में बताइए। चलिए, सभी लोग उत्तर बताएंगे। पनिशमेंट का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, पनिशमेंट का जो उद्देश्य होता है वह कभी भी सीखना नहीं होता। ठीक है, और अनुकरण भी नहीं होगा और व्यवहार बढ़ाना नहीं, बल्कि व्यवहार घटाना। यहाँ पर हम इस पनिशमेंट को निगेटिव के तौर पर देखते हैं, क्योंकि हम जो हैं टीचर के तौर पर किसी भी बच्चे को पनिशमेंट यानी दंड नहीं दे सकते, इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, अगर आपके पेपर में दंड संबंधित कोई भी ऑप्शन मिलता है तो तुरंत काटिएगा, क्योंकि वह बालक के हित में नहीं है। सीडीपी कहती है कि हमें उन्हीं उत्तरों को चुनना है जो बालक के हित में हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चलिए, बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। स्किनर के अनुसार अधिगम किस पर आधारित है। अंतर्दृष्टि, परिणाम, अनुकरण या स्मृति। बताइए, स्किनर के अनुसार अधिगम किस पर आधारित है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या होगा, जल्दी से एक बार बता दीजिए। तो नोट करिएगा, स्किनर के अनुसार अधिगम किस पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि नहीं होगा, परिणाम होगा। यहाँ पर नोट करिए, बी वाला ऑप्शन हमारा 100% सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्रियात्मक अनुबंधन में व्यवहार कैसा होता है। अनैच्छिक होगा, स्वैच्छिक होगा, तटस्थ होगा या अनुकरण होगा। ए बी सी डी, उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न संख्या 10 का तुरंत बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर नोट करिएगा, क्रियात्मक अनुबंधन में व्यवहार कैसा होता है, तो स्वैच्छिक होता है। हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। देखिए, आज की इस क्लास में हम पूरा निचोड़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका यूपी टेट में यहाँ से कई प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि स्किनर के सिद्धांत में कौन सा संबंध है। उद्दीपन प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया परिणाम या उद्दीपन उद्दीपन या प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया। ए बी सी डी सिर्फ आप उत्तर करिए। प्रश्न संख्या 11 लिखिए, उसके बाद ए बी सी डी जो भी आपको लग रहा है उत्तर सही होगा तुरंत कमेंट में कमेंट कर डालिए। चलिए, प्रश्न संख्या 11 की अगर बात किया जाए तो उत्तर क्या दे रहे हैं आप लोग। चलिए, स्किनर के सिद्धांत में कौन सा संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए, यहाँ पर
प्रतिक्रिया और परिणाम हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुनर्वलन का प्रभाव क्या होता है? व्यवहार कमजोर, व्यवहार मजबूत, व्यवहार समाप्त या अनुकरण? बताइए, पुनर्वलन का प्रभाव क्या होता है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। देखिए, अभी तो ये 12वां ही प्रश्न है भाई, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि हट गए, 2-4 लोग तो हट कर चले गए। देखिए, पूरी क्लास को आपको देखना है, ऐसे ही नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे ही आप पास नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि एक नंबर से कई लाख लोग फेल होते हैं यूपी टेट में। ठीक है? जिस दिन यह पेपर समाप्त होगा और रिजल्ट आएगा, आप अपने आस-पास में देखेंगे कई बच्चे ऐसे होंगे जो 1 या 2 नंबर से फेल हुआ होगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मेहनत तो करना पड़ेगा। जितना भी समय बचा है उसमें अधिक से अधिक मेहनत कर दीजिए ताकि पहली बार में ही यूपी टेट 100 प्लस हो जाए। ठीक है? और बार-बार इन पात्रता परीक्षा के चक्कर में आपको नहीं फँसना पड़े। आप देख रहे हैं, एक पे फार्म का 1000 रुपए, 1200 रुपए ऐसे ले रहे हैं हमारे सरकारें। ठीक है? तो जितनी जल्दी हो सकता है इन पात्रता परीक्षा से मुक्ति पाइए आप लोग। ठीक? चलिए, बात करेंगे प्रश्न की, पुनर्वलन का प्रभाव क्या होता है? तो अभी मैंने जस्ट बताया था, व्यवहार मजबूत होना, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण क्या है? दंड देना, पुरस्कार देना, अनदेखा करना, अनुकरण? तो यहाँ पर साफ उत्तर दिख रहा, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, जो हम सीटेट में बताए थे वही लॉजिक यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, कह रहा है कि सकारात्मक पुनर्बलन, क्या दंड देना सकारात्मक पुनर्बलन होगा? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार होगा सकारात्मक? बिल्कुल हो सकता है। अनदेखा करना बिल्कुल सकारात्मक नहीं है और अनुकरण करना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, बी वाला ऑप्शन जो है सकारात्मक पुनर्बलन है। ठीक है? पुरस्कार देना ये हमारा सकारात्मक पुनर्बलन है। नोट करिए, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण क्या है? दंड देना, अप्रिय स्थिति हटाना, पुरस्कार देना या अनुकरण? जल्दी से बताइए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, अभी इस क्लास में बहुत सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, तो पूरी क्लास अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस क्लास को नहीं देखे, मान लीजिए अगर 2 भी प्रश्न आ गए इस क्लास से, 3 भी प्रश्न आ सकते हैं, तो आप पछताने वाले हैं बाद में। एक-एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी सीडीपी अच्छी है, तो वहाँ पर मैथ गड़बड़ है, मैथ अच्छी है तो अलग से कोई सब्जेक्ट है जो वीक है। तो इस प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता हो, थोड़ा-सा मेहनत करिए। ठीक है? उसके बाद चुनिंदा टॉपिकों को पढ़िए। अगर आपको सीडीपी अच्छा नहीं लगता तो मत पढ़िए, हम ऐसा नहीं कहते, आप अपने हिसाब से चलिए, लेकिन मेरे हिसाब से चलेंगे तो इन इन टॉपिकों को ज़रूर पढ़ लीजिए। कोहलबर्ग, वाइगोस्की, पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इनको ज़रूर पढ़िए एक बार। ठीक? पूरा सीडीपी इन्हीं के ऊपर निर्भर है, आप जानते होंगे। चलिए, अगर बात किया जाए प्रश्न का, कह रहा है कि नकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण क्या है? तो बिल्कुल अप्रिय स्थिति हटाना, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक? दंड का प्रभाव क्या होता है? व्यवहार बढ़ता है, व्यवहार घटता है, व्यवहार स्थिर रहता है या अनुकरण? बताइए, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होगा? एक बार जरूर बताइए। चलिए, बिल्कुल, हम आपको यहाँ पर सिर्फ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है वही प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे थॉर्नडाइक से, स्किनर से, पियाजे से, इन सभी की अगर बात की जाए, हज़ारों प्रश्न आपके सामने रखे जा सकते हैं। लेकिन वही है ना, थोड़ा-सा चेंज करके रखेंगे फिर। उसका कोई मतलब नहीं, जितना भी इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़िए, ठोस पढ़िए। ठीक? ताकि उतने से ही प्रश्न आपके पेपर में मिल जाए। चलिए, अगर बात किया जाए दंड का प्रभाव क्या होता है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर दंड का जो प्रभाव होगा, व्यवहार घटता है यहाँ पर। क्या होता है? व्यवहार घटता है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलें आगे, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्किनर के अनुसार सीखना कैसा होता है? अचानक होगा,
क्रमिक होगा, अंतर्दृष्टि आधारित होगा या अनुकरण होगा? बताइए, स्किनर के अनुसार सीखना कैसा होता है? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल। देखिए, स्किनर के अनुसार सीखना कैसा होता है? अनुकरण नहीं होगा, अंतर्दृष्टि आधारित नहीं होगा, अचानक भी नहीं होगा, क्रमिक होगा। नोट करिएगा, यहाँ पर हमारा उत्तर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट होना चाहिए ना, आर से होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, नोट करिएगा। तो रेनफोर्समेंट क्या है? शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट क्या है? आपको ये बताना है। यहाँ पर दिया गया पुनर्बलन अनुसूची। ये क्या है पुनर्बलन अनुसूची? बताइए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुरंत। कह रहा है कि दंड की योजना, पुनर्बलन देने का तरीका, अनुकरण या भूलना। चलें, बिल्कुल, यहाँ पर जो पुनर्बलन अनुसूची, ये तो शायद पहली बार नाम सुन रहे होंगे ना काफ़ी लोग यहाँ पर। इसीलिए मैं बोल रहा था। देखिए, सभी लोग एक तरफ से गलत उत्तर दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अनुकरण ऑप्शन जितने भी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं उनका उत्तर गलत होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा वह होगा पुनर्बलन देने का तरीका। क्या होगा? पुनर्बलन देने का तरीका। बिल्कुल, यहाँ पर बी ऑप्शन को नोट करेंगे और तुरंत आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक, कहा जा रहा है कि निरंतर पुनर्बलन क्या है? कभी कभी देना, हर बार देना, दंड देना या अनुकरण? बताइए, निरंतर पुनर्बलन क्या है? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या होगा? तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, अगर जब कभी कभी पुनर्बलन देंगे तो ये निरंतर नहीं होगा, दंड देंगे तो पुनर्बलन होगा ही नहीं, और अनुकरण के माध्यम से भी पुनर्बलन नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर जो होगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हर बार पुनर्बलन देना। ठीक, समझ गए? तो एक बार शेयर करिए क्लास को, लाइक जरूर करिए इस क्लास को, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार से कंटेंट डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फ्री में। आप कहीं पर भी पेड क्लास लिए होंगे, फिर भी आपको इस प्रकार से तैयारी कोई करा रहा हो तो ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक, चलिए, बिल्कुल, क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे अगला प्रश्न क्या कर रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि आंशिक पुनर्बलन क्या है? हर बार देना, कभी कभी देना, दंड देना या अनुकरण? देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है ना कि अनुकरण के माध्यम से कोई भी पुनर्बलन नहीं होता। अगर आप दंड दे रहे हैं तो कोई भी पुनर्बलन नहीं हो रहा है, और हर बार दे रहे हैं तो क्या यह कभी पुनर्बलन हो सकता है कि नहीं? बताइए। यहाँ पर ए और बी में से उत्तर आपको बताना है कौन सा सही होगा। प्रश्न संख्या 19। चलिए, बिल्कुल, आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है कभी कभी देना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। अकारण क्या है? आपको ये बताना है। देखिए, दंड देना, व्यवहार को धीरे धीरे विकसित करना या अनुकरण या भूलना? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर तुरंत बता दीजिए सही कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल, अगर बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की तो नोट करिएगा, व्यवहार को धीरे धीरे विकसित करना ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिए और आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानववादी या सामाजिक? चलिए, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर बताइए कौन सा होने वाला है। चलिए, स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का है? बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार से है तो आप सब जानते रहिएगा, व्यवहारवादी। ठीक है, व्यवहारवादी है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जनक कौन है तो स्किनर को मत मारिएगा भाई साहब। ठीक है, व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो है हमारे वाटसन साहब, इनको जानते रहिएगा। और वाटसन ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी, क्या? कि तुम मुझे नवजात बच्चा दे दो और जो कहो मैं वह बना दूंगा, चाहे वकील, चोर, सिपाही, जो डॉक्टर, जो कहो वह मैं बना दूंगा। कैसे बनाएगा पता है? बिल्कुल, उसे उस प्रकार का वातावरण प्रोवाइड करेगा ताकि बालक वहीं पर रहकर
उसी मार्ग पर चले, धीरे धीरे वह जरूर वह बन जाएगा। ठीक, चलिए यह परिभाषा है, शॉर्टकट में जानते रहिएगा, क्योंकि यूपी टेट में ये परिभाषा पूछे भी गए थे एक बार। बात करेंगे प्रश्न की, कह रहा है कि क्रियात्मक अनुबंधन में कौन सा व्यवहार महत्वपूर्ण है? अनैच्छिक है, स्वैच्छिक है, तटस्थ है या अनुकरण है? बताइए तो क्रियात्मक अनुबंधन में कौन सा व्यवहार महत्वपूर्ण है? तो नोट करिएगा, जो व्यवहार महत्वपूर्ण है वह है स्वैच्छिक, यानी यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का मुख्य कार्य क्या है? व्यवहार समाप्त करना, व्यवहार को मजबूत करना, अनुकरण या भूलना? बताइए स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का मुख्य कार्य क्या है? चलिए ए सही होगा या बी सही होगा या सी या टी, कौन सा सही होगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो नोट करिएगा, व्यवहार को मजबूत करना, यानी कि यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दंड और पुनर्बलन में अंतर क्या है? ये सबसे बेस्ट प्रश्न है। दंड और पुनर्बलन में अंतर क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो नोट करिए जल्दी से, उत्तर क्या होगा? दोनों समान है। दंड घटाता है, पुनर्बलन बढ़ाता है, दोनों बढ़ाते हैं, दोनों घटाते हैं। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर क्या होगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। चलिए देखिए, अगर बात दंड की जाती है, ध्यान से देखिएगा, दंड की बात किया जाता है तो ये घटाता है और पुनर्बलन जो है ये बढ़ाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या निकला? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला नोट कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल। तो तुरंत आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था? अंतर्दृष्टि पर, व्यवहार पर या अनुकरण पर या स्मृति पर? थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया गया, बस उसके बाद आपके सामने फिर से वही प्रश्न रखा गया है। कुछ दो तीन प्रश्न ऐसे हमने आपके लिए रखे हैं ताकि आप देखकर समझ सकें कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपके लिए प्रश्न बना सकता है। ठीक है, स्किनर का प्रयोग किस पर आधारित था? तो नोट करिएगा व्यवहार, अभी मैंने वहां पर व्यवहारवादी कहा था ना, तो यहाँ पर व्यवहार सिर्फ रख दिया गया, बस थोड़ा सा प्रश्न भी चेंज हो गया। तो इस प्रकार से भी आप तैयार रहिएगा। ठीक ना, चलिए पुनर्बलन का प्रकार कौन सा है? सकारात्मक है, नकारात्मक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए तो। चलिए पुनर्बलन का प्रकार कौन सा है? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर बताइए तो, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल, अगर पुनर्बलन का प्रकार कौन सा है ये पूछा जाए तो नोट करिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर सकारात्मक पुनर्बलन भी होता है और नकारात्मक पुनर्बलन भी होता है। लेकिन अब हमें यहाँ पर तो दोनों उत्तर तो चुनना नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम सी वाला ऑप्शन चुन देंगे, एक में ही लिखा है दोनों। ठीक है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि क्रियात्मक अनुबंधन में सीखना किससे होता है? परिणाम से, अंतर्दृष्टि से, अनुकरण से या स्मृति से? बताइए प्रश्न संख्या 27 का उत्तर क्या होगा एक बार कमेंट जरूर करिए। चलिए तुरंत करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। देखिए, अगर यहाँ पर बात किया जाए क्रियात्मक अनुबंधन में सीखना किससे होता है, तो बिल्कुल चलिए बताइए। देखिए उत्तर एकदम काफ़ी लोग सही दे रहे हैं, तो यहाँ पर परिणाम हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्किनर का सिद्धांत किसके विपरीत है? व्यवहारवाद, अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन या अभ्यास? बताइए स्किनर का सिद्धांत किसके विपरीत है? प्रश्न संख्या 28 के अगर उत्तर की बात किया जाए तो अंतर्दृष्टि के विपरीत है, बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक, स्किनर बॉक्स में क्या प्रयोग किया गया? घंटी, लीवर, रस्सी, प्रकाश? बताइए स्किनर बॉक्स में क्या प्रयोग हुआ था? अगर आप थोड़ा भी अपने स्तर पर पढ़ाई किए होंगे, डीएलएड हो या बीएड हो, थोड़ा भी अगर इनके बारे में जानते होंगे तो यहाँ पर ये जरूर पढ़े होंगे। बता दीजिए स्किनर बॉक्स में किसका प्रयोग हुआ था?
तो बिल्कुल यहाँ पर घंटी का प्रयोग किए थे किसने? पावलो ने, लेकिन स्किनर की बात हो रहा है तो स्किनर ने लीवर का प्रयोग किया था, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? समझ रहे हैं ना? अगर समझ रहे हैं तो क्लास को लाइक करिए एक बार, क्योंकि आपका एक लाइक यह क्लास अधिक से अधिक लोगों तक खुद पहुँच जाती है। आपके लाइक का इतना ताकत होता है। ठीक? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि स्किनर के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? अंतर्दृष्टि है, पुनर्बलन है, अनुकरण है या स्मृति है? बताइए। स्किनर के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? चलिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए स्किनर के सिद्धांत की तो नोट करिएगा यहाँ पर पुनर्बलन हो है इनका मुख्य आधार, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास में हमने आपको स्किनर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वह हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है? इसी प्रकार से आपको सभी मनोवैज्ञानिक को हम पढ़ाएँगे जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। अगर आपको अपना सिलेबस नहीं पता तो एक बार हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर विज़िट करिए, वहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। नहीं तो इस क्लास में कमेंट करेंगे, अभी भी समय है, हम आपको सिलेबस दिखा देंगे एक बार फिर से। ठीक? तो चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। और यह क्लास आज अच्छी लगी हो तो कल भी तैयार रहिएगा, कल भी एक और इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए आ जाएगी। ठीक? चलिए, क्लास को समाप्त करते हैं यहाँ पर। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।